हो तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले कई सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे लगाए गए, आप देखते हो ना आप लोग, रिवीजन करते हो ना वहां से? हाँ, रिवीजन बेटा जरूर करते रहना, ठीक है। तीन बच्चे और ज्वाइन हो गए हैं। अनुज हमारी क्लास में 2 हैं क्या बेटा? एक अनुज वर्मा, एक आप हो गए बेटा, और भी कोई दूसरे भी अनुज है? 2 अनुज हैं। क्या हो गया? अच्छा हो गया कोई बच्चा। हेलो भाई। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे CO2 पे। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? अगर है तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। से यस अगर कोई डाउट है तो। सर क्वेश्चन नंबर 10 समझाओगे ना एक बार फिर से? क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या है? हाँ, ये ड्राई आइस ना? हाँ बिल्कुल, बस 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 अभी लो, 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमने बात करी थी। अच्छा, सारे बच्चे आ गए हैं ना? सबको क्लियर है वॉइस वगैरह तो? यस सर। चलो स्टार्ट करें। देखो बेटा, अवनी भी आ गई, चलो। देखो, ड्राई आइस क्या होता है, समझो इस चीज को ध्यान से। एक होती है नॉर्मल आइस, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आइस के अंदर खास बात क्या होती है कि उस आइस के अंदर जो उसका कंपाउंड है, जिसको हम H2O बोलते हैं, यानी कि पानी बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। तो जो वाटर का कंपाउंड देख रहे हो, इसमें क्योंकि लेटेंट हीट जो होती है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है ना। लेटेंट हीट हमने आपको आराम से समझाया भाई। अगर आइस है तो अगर हम कभी किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो 2 प्रोसेस के थ्रू जाता है। पहला जो होता है, जब हम उसको हीट देते हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है? उस टाइम पे अगर हम बात करें तो टेम्परेचर, जी हाँ, टेम्परेचर राइज होता है। मतलब उस समय पे टेम्परेचर राइज करने में हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। लेकिन फिर बाद वाली जो हीट होती है वो टेम्परेचर को राइज नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको ग्राफ याद हो, मैंने आपको ये ग्राफ पढ़ाया है। हाँ, वो क्या करता है वो बेटा? फेस को, ये जो आप देख रहे हो, ये फेस को चेंज करने के लिए। जी हाँ, तो ये आइस वगैरह में या और जितने भी होते हैं उनमें तो यूज हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा ड्राई आइस, तो ड्राई आइस में क्या होता है कि क्योंकि ये धुआं ऐसे उठता है, आपने देखा होगा स्टीम वेपर, जो वाटर के वेपर होते हैं, अगर कभी आप आइस को देखो तो आइस के ऊपर वाटर के वेपर आपको दिख रहे होते हैं, है ना। हाँ, हालांकि एक तरह से आप कह सकते हो कि गैसेस फॉर्म में आपको स्टीम के फॉर्म में वो नजर आते हैं, है ना। स्टीम नहीं होती एक्जैक्टली, बट वो वाटर वेपर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ध्यान से देखना बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये नेचर में कैसी है? ये गैसेज है नेचर में, है ना। ये गैस है तो ऑफकोर्स गैसेज हो गई नेचर में। जब आप बात करते हो पीरियोडिक टेबल की, तो आप आगे चल के पढ़ोगे 10th में कि पीरियोडिक टेबल जो होती है, इसमें मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट्स को रखा, ठीक है। जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ बेटा नॉन मेटल्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ रखे गए हैं, प्लस इसके अलावा भी कुछ और हैं, लेक्टिनाइट एक्टिनाइट सीरीज होती है जो कि नीचे रखी गई हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की, याद रखिएगा। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो सारी की सारी बेटा मेटल्स कही जाएंगी जिनके आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। एक तरह से अगर देखिए, तो आप सीख कर रहे हो, है ना। तो मेटल्स में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी क्या हो सकती है कि मेटल्स अपने ऑक्साइड बना सकते हैं। तीसरी बात क्या हो सकती है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हो। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेटल्स की होती हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जितनी भी गैसेज होती हैं बेटा, याद रख लो आज से, जितनी भी गैसेज होती हैं वो सारी की सारी नेचर में क्या होंगी? वो सारी की सारी बेटा नेचर में नॉन मेटल होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई नॉन मेटल है तो वो नेचर में गैस हो जाए, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कभी गैस है तो वो नेचर में नॉन मेटल होगी, ये बात गारंटी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने कहा कि अगर कभी भी आपके सामने कोई गैस आए तो आप समझ लेंगे कि वो एक नॉन मेटल है। लेकिन अगर आपके सामने कभी नॉन मेटल आए तो जरूरी नहीं है कि वो गैस है। ये बात समझ में आ रही है? बताओ, सिंपल सी चीज। हाँ जी, मतलब अगर मेरे सामने कल को ऑक्सीजन आ गई तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। लेकिन कल को मेरे पास अगर ब्रोमीन आ गई तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ब्रोमीन एक गैस है। ऑफ कोर्स नहीं है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे आपने सुना मरकरी, मरकरी का नाम सुना है जी? थर्मामीटर लगाया होगा बहुत बार, यस सर, है ना। अच्छा ये बताओ, किसको किसको 100 डिग्री सेल्सियस बुखार हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस, किसी किसी को 100 तो नहीं हुआ सर, 101 हुआ है। अच्छा 101 हुआ है।
अच्छा, किसी को 102 डिग्री सेल्सियस हुआ बुखार? नहीं सर। हुआ है? यस सर, एक बार 103 डिग्री भी हुआ था। अच्छा अवनी, आप बोल रहे हो ना बेटा? यस सर। अच्छा, अरे महान पुरुषों, एक बात बताओ, ये पता है इसकी यूनिट मैंने क्या बोली? डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से पानी उबल जाता है, तुम लोग जिंदा हो। यस सर। तुम लोग कह रहे हो तुम्हें 101 और 103 102 हुआ। हाँ, तो ये कौन बोलेगा फ़ारेनहाइट? याद रखना चाहिए ना ये चीज। तो ये कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनर आके, जब आपका साइंस का वाइवा वगैरह हो रहा होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बेटा ध्यान रखो, हमने क्या बोला? हमने बोला 100 डिग्री सेल्सियस किसी को बुखार हुआ? ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखो, मैंने आपको टेम्परेचर के 3 स्केल पढ़ाए, होते तो वैसे 4 हैं, लेकिन मैंने आपको 3 बताए हैं। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और एनकाइन, ये 4 होते हैं। जिसमें आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ 3 पढ़ने थे, वो भी आप 10th में आगे पढ़ोगे। अभी के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ डिग्री सेल्सियस और केल्विन था, जिसमें आपने याद करो मैंने आपको 273 वाला सिखाया था, याद है? अगर मेरे को 20 डिग्री सेल्सियस है, मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? कितना ऐड करूंगा? ऑफ कोर्स 273। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 293 केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना? ये चीज आपको पढ़ाई गई है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो कि क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, ध्यान से सुनो। तो डिग्री सेल्सियस नहीं बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़े, चलो। तो हमने यहाँ से बात करी थी बेटा कि जो गैस होती है, जो CO2 आप देख रहे हो, CO2 एक गैस है, और गैस है, और ये क्या है नेचर में बेटा? नॉन मेटल है। तो याद रखेंगे कि नॉन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है जो आप देख रहे हो मेटल्स वाली। आपने इस टॉपिक के अंदर जो पढ़ा है मैटर के अंदर, तो मैटर हालांकि हर एक चीज हो सकती है, मेटल नॉन मेटल हर एक चीज हो सकती है, लेकिन हम जब बात करते हैं अपने CO2 की, तो CO2 को आपको ध्यान में ये रखना है कि जब CO2 की बात हो रही है, तो अगर हम गैस का कभी प्रेशर क्या करते हैं बेटा? डिक्रीज करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप कभी भी किसी गैस के प्रेशर को डिक्रीज कर देते हो, तो बेटा खास बात होती है कि गैस अपने नेचर से कन्वर्ट होके वापस लिक्विड में आ सकती है, या फिर लिक्विड से वापस होके कहां पर आ सकती है बेटा? सॉलिड में आ सकती है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? बताइए। जिस तरह से भाई ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठीक है, तो अगर मैं सॉलिड को टेम्परेचर दे रहा हूँ, सॉलिड को मैं क्या कर रहा हूँ? टेम्परेचर दे रहा हूँ। टेम्परेचर देने का मतलब बेटा मैं उसको हीट दे रहा हूँ। तो अगर मैं टेम्परेचर को हीट दे रहा हूँ, तो हीट देने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ा तो बेटा प्रेशर भी तो बढ़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, दोनों चीजें बढ़ेंगी, है ना? टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें होंगी तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और ऐसे ही लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में। तो देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो ये इस तरह से मूवमेंट हो रही है इनकी, यानी कि सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड गैस में जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेशर को मान लीजिए कम कर दें, या टेम्परेचर को अगर आप कम कर दें, तो जब आप कम करेंगे तो ये वापस से रिवर्स फिनोमेना होना शुरू हो जाएगा ना। बताओ, समझ में आ रहा है? अब आप ये भी जानते हो कि एक एग्जाम्पल होता है, उसको कहते हैं कपूर, कैम्फर। कपूर का नाम सुना आपने? तो कैम्फर जो है बेटा, वो सब्लिमेटेड एक मैटर होती है, मतलब सब्लिमेशन के प्रोसेस को वो फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी कपूर को गर्म करते हैं, तो कपूर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन वो बिना मेल्ट हुए सीधा किस में आ जाता है? गैसेस फॉर्म में आ जाता है ना? ये आप जानते हो। ऐसे ही जो टॉयलेट में बॉल्स वगैरह पड़ी रहती है, कौन सी बॉल? फिनोफ्थलीन वगैरह की जो बॉल्स, नाफ्थलीन बॉल्स, फिनोफ्थलीन बॉल्स, ये जितनी भी होती हैं, ये सब क्या है? अगर कभी आप इनको गर्म करेंगे तो ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैसेस फॉर्म में। मतलब लिक्विड की फॉर्म आएगी नहीं बेटा, है ना? लिक्विड की फॉर्म नहीं आएगी। तो बेटा ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये जब आप इसके प्रेशर को क्या कर देते हो बेटा? डिक्रीज कर देते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपना गैसेस नेचर छोड़ के किस फॉर्म में आ जाती है? सीधा सॉलिड में आ जाती है। लिक्विड बीच में नहीं एग्जिस्ट करता। समझ में आ रहा है? लिक्विड एग्जिस्ट बीच में नहीं करता, तो सीधा किस में आ जाती है? सॉलिड फॉर्म में। अब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर ऐसा क्यों हो गया, ठीक है ना? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है बेटा, तो है तो भाई है। तो ये क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में आ गई। अब बस जैसे सॉलिड फॉर्म में आ गई, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? ड्राई आइस बोल देते हैं, ठीक है। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी ड्राई आइस की, याद है? ये देखो, अगर नहीं देखी तो एक बार देख लो फिर से, मुझे ही नहीं मिल रही, कहाँ है? ये देखो, दिख रही है? तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये ड्राई आइस है। समझ में आ रहा है ना? दिस इज ऑल ड्राई आइस। क्लियर हो रहा है? इसके अलावा अगर आप एक और देखना चाहो इमेज, तो देखो एक और देख लो। ये जो इमेज आपको दिख रही है सब ड्राई आइस है, ठीक है। और मैंने आपको फिनोफ्थलीन, नेफ्थलीन की जो बॉल्स दिखाई थी, वो भी देखो, ये ओडोनिल होती है। ओडोनिल देखते हो ना? हम क्या करते हैं वॉशरूम वगैरह में, अपने ओडोनिल यूज करते हैं। तो ओडोनिल होती क्या है? सॉलिड होती है, लेकिन बेटा एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या होती है? फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट हो जाती है ना, यानी कि अरोमा बन जाती है, यानी कि स्टीम गैसेस फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो बिना लिक्विड में आए हुए, तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? सब्लिमेशन। मतलब ऐसा मैटर जो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा सॉलिड से कहां चला जाएगा? गैस में। वो सब सब्लिमेशन के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया कि CO2 कैसे बनी? ड्राई। हाँ, तो ये क्यों? और दूसरी बात देखो, क्योंकि ये सॉलिड में आ जाती है बेटा, और सॉलिड चीजें लगभग क्या होती हैं? ड्राई होती हैं।
ठीक है ना। अब आप ये मत कहना सर आइस कैसे ड्राई है, आइस तो बेटा एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं, ये मैंने आपको पढ़ाई हुई चीज है। तो आइस का एग्जांपल मत, बाकी कोई भी ले लो, ठीक है। अब जैसे मान लो ये मैं माउस चला रहा हूँ, तो अगर ये माउस है मेरे पास, तो माउस भी इस समय कैसा है, ऑफ कोर्स सॉलिड है, और अगर सॉलिड है तो ड्राई है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राई बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके सर। अब पढ़ लो, देखो सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। एक मार्क में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना ये कि सब्लिमेशन के एग्जांपल्स बताओ। फिर क्या बोल रहा है कि दिस इज बिकॉज इट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर से जब आप प्रेशर को कम कर देते हो तो उसमें क्या हो जाता है, ड्राई आइस कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक एटीएम जो होता है वो अलग वैल्यू हो जाती है 746 के आसपास की, उसको छोड़ो, वो जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तब बात करेंगे, पास्कल के ऊपर बात करेंगे बाद में। आगे बढ़े? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, एक गैस टम्बलर है containing hot water is kept in the freezer compartment of a refrigerator. ठीक है, if you could measure the temperature of the content of the tumbler, which of the following graphs would correctly represent the change in temperature as a function of time? ठीक है, हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं आपको ग्राफ आराम से समझाऊं, यार कोई नहीं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक हमारे पास मैटर था, उस मैटर का हमने टेम्परेचर कम करा। देखो बेटा ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है भाई। अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, 40, 50, 60 ऐसे तो होगा। लेकिन आप देखो ये ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। मान लो कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर 70 था तो इस पॉइंट पे आके टेम्परेचर कितना हो गया, लेट्स से इस पॉइंट पे आके टेम्परेचर आपका 50 हो गया या 60 हो गया, है ना, इस तरह से। तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये डिक्रीमेंट दिखा रहा है, यहाँ पर भी डिक्रीमेंट दिखा रहा है, यहाँ पर भी डिक्रीमेंट, ये चारों में डिक्रीमेंट दिखा रहा है। तो अब देखो एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि द वाटर विल कूल इनिशियली टिल इट रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, पानी को अगर आपको ठंडा करना है तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और इसीलिए हर ग्राफ में टेम्परेचर गिरता हुआ दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है ना। अब देखो कुछ कह रहे हो, हाँ देखो फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, जब लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होके कहाँ पर आ जाए, सॉलिड में, है ना। और जिस पॉइंट पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने वाला है उसी को क्या बोलते थे, फ्रीजिंग पॉइंट, जानते हो आप ये। और फ्रीजिंग पॉइंट की जब जब बात होगी तो ग्राफ बताओ हमेशा बूस्ट करेगा या ग्राफ हमेशा रिटार्ड करेगा, बताइए। रिटार्ड करेगा हमेशा, क्योंकि टेम्परेचर को कम करना है बेटा, फ्रीज करना है ना, तो फ्रीजिंग के लिए टेम्परेचर कम होगा। अब आप देखो जरा एक बात हम आपको फिर से वापस लेके आते हैं, ध्यान से देखना बेटा। आपको कह रहा है कि एक ग्लास टम्बलर है कंटेनिंग हॉट वाटर, उसके अंदर पानी कैसा है, गर्म है, इज केप्ट इन द फ्रीजर। अब हॉट वाटर को आप क्या कर रहे हो, एक तरह से फ्रिज के अंदर रख रहे हो। तो बेटा जब फ्रिज के अंदर रख रहे हो तो हॉट वाटर क्या होगा, क्या गर्म होना शुरू होगा या सीधा ही ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ऑफ कोर्स ठंडा होना शुरू होगा, ठीक है ना। अब आगे देखो लिखा हुआ है कि इफ यू कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द टम्बलर, अगर आप उस टम्बलर का क्या कर सको, टेम्परेचर को मेजर कर सको, तो आपसे कहता है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो इस बात को बताएगा। ठीक है, इन शॉर्ट चल क्या रहा है कि हमने गर्म पानी को फ्रिज के अंदर रख दिया और उसके बाद हमें पता है कि हमारा पानी ठंडा हो जाएगा, और इस बेसिस पे हमें ये देखना है कि कौन सा हमारा ग्राफ जो है वो सही होगा। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, लेटेंट हीट जो थी इसको आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो, समझ में आ रहा है। जब कोई चीज गर्म से ठंडी हो रही है, ठंडी से गर्म हो रही है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, गैस से लिक्विड में आ रही है, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ध्यान रखना है लेटेंट हीट को। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी, दोनों की दोनों आपको ध्यान रखनी है, आप भूल नहीं सकते उसको, ठीक है। अब आओ ग्राफ में चलते हैं बेटा। देखो जरा यहाँ पे ये जो क्या रहा है, यह गर्म पानी था। देखो ऑप्शन नंबर बी पे बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस, कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर जो आप देख रहे हो बेटा ये 0 डिग्री सेल्सियस है। हमें क्या करना है, हमें गर्म पानी को क्या करना था बेटा, ठंडा करना था। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हम गर्म पानी को फ्रीजर में रखेंगे तो क्या एकदम से ठंडा हो जाएगा, क्या पूरा का पूरा जो हीट लॉस हो रही है वो टेम्परेचर को गिराने में यूज हो रही होगी या टेम्परेचर को कम करने में यूज हो रही होगी, क्या पहले टेम्परेचर को कंसेप्ट नहीं आएगा सर, आएगा फेस के लिए। बेटा खुद सोचो, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, हाँ जी सुनो मेरी बात, लिक्विड बेटा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में, तो वहां पर एक लेटेंट हीट यूज हो रही होगी जिसका नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ क्या, फ्यूजन यूज हो रहा होगा, क्योंकि लिक्विड से कहां पर आ रहे हो आप वापस, सॉलिड पे, या सॉलिड से लिक्विड पे जाओ तो वहां पे क्या यूज हो रहा होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जहां पे फेज तो चेंज होती है लेकिन हीट जो है वो टेम्परेचर को उस समय राइज नहीं कर रही होती है। मतलब एक बात कंफर्म है कि हमारा वो ग्राफ सही होगा जिसमें एक तरह से भाई जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो कम भी होगा,
ठीक है, कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब फेस क्या हो जाएगी बेटा, फेस एकदम Change. कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर ऐसा होगा कि वो सॉलिड जो है वो और क्या होगा, सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको इसको ग्राफ में समझाना चाहूँ तो देखो, आपको एक ग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा, मान लो कि मेरे पास 80 डिग्री सेल्सियस का पानी था, एकदम खौलता हुआ गरम गरम, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, टेम्परेचर को कम करना है, तो टेम्परेचर कम करके हम यहाँ पर ले आए। मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद उस मटेरियल की, वो लिक्विड पानी नहीं है, मान लो कि लिक्विड हमने पानी नहीं लिया, हमने कोई भी XYZ मटेरियल ले लिया लिक्विड का, तो 80 डिग्री पे वो खौल रहा था, लेकिन 40 डिग्री पर आते ही उसकी सॉलिडिफिकेशन शुरू हो रही है, ठीक है ना। वो पानी क्या हो रहा है, सॉरी वो जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, वो सॉलिड स्टेट में आना कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो पहले जो हीट जो है वो लॉस जो हो रही है बेटा, वो टेम्परेचर को कम करने में यूज हो रही होगी। उसके तुरंत बाद जो हीट यूज हो रही है वो किस में यूज हो रही है, सर फेस चेंज करने के लिए। फेज को चेंज करने में बेटा। मतलब यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस का जो लिक्विड था, अब वो यहाँ पर आते आते 40 डिग्री सेल्सियस के सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मतलब यहाँ पे 40 डिग्री का सॉलिड है, और बेटा यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस का क्या है, लिक्विड है। Liquid. अब क्या हुआ बेटा, और टेम्परेचर कम होगा, 30 हो जाएगा मान लो, ठीक है। 30 के बाद फिर और कम हो गया, 20 हो गया, फिर और कम, तो फाइनली आते 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 क्या होगा, पूरा और तरह से सॉलिड हो जाएगा। बेटा ये किसकी आवाज आ रही है, जूही ऐड नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों। चलिए, हाँ जी, तो अब ये समझ में आ गया। तो मतलब मेरा ग्राफ क्या होगा, अगर मुझे कभी भी पानी को गर्म करना है या मुझे कभी भी किसी लिक्विड को गर्म करना है, सॉरी ठंडा करना है, तो मेरा हमेशा ये वाला ग्राफ बनेगा। अब आप बताओ ये ग्राफ किस में दिख रहा है, फर्स्ट वाले में, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, समझ में आ रहा है बेटा सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. इन शॉर्ट, मोटी मोटी बात सुनो, ये था लेटेंट हीट, देखो ऐसा था ये। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये दिख रहा है आपको, ये सेम डायग्राम है कि नहीं है, बताओ। Yes, डायग्राम sir. ना, अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस से हम जा रहे थे, सॉलिड कर रहे थे, है ना। यहाँ पर क्या हो गया था, लिक्विड कर रहे थे, यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो गया था। तो बेटा ये सॉलिड से लिक्विड का जो ये डायग्राम है, यही तो यहाँ पे बना हुआ है, ये वही तो डायग्राम बना हुआ है। तो बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। ये क्यों गलत है, सेकंड वाला बेटा इसलिए गलत है बिकॉज इसमें कहीं पे फेस तो चेंज हो ही नहीं रही, जबकि हमें पता है कि अगर कभी भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है फेस चेंज तो होगी ना, लेकिन ये डायग्राम कहीं पर भी फेस चेंज को नहीं दिखाता, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर फेस चेंज तो हो रही है, लेकिन फेस चेंज होने के बाद ये सॉलिड यहाँ पर क्या ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ऑफ कोर्स ये और सॉलिड में कन्वर्ट होगा ना, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ कहता है कि भाई गरम कर, मतलब टेम्परेचर को गरम कम करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड तो बन जाएगा, यहाँ पे सॉलिड तो बन गया, लेकिन कहता है कि फिर सॉलिड से जो होगा फ्रिज अपने आप उसको गर्म कर देगा। ऐसा होता है क्या, फ्रिज के अंदर एक बार ठंडा होगा फिर गर्म हो जाता है, नहीं ना, पहले टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बेटा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 3 गलत हो गया, तो एक ही तो बचा। Yes, sir. ठीक है। अब बेटा आगे चल के जब कभी मान लो आईआईटी की प्रिपरेशन अगर करते हो फॉर एग्जांपल, तो आईआईटी में 1 मार्क में लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट आते हैं और ऐसे डायग्राम आते हैं, ठीक है। तो वहां पे बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपका बेसिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ गया ना जजन में? Yes, sir. और पढ़ लेते हैं एक बार। एट दिस स्टेज the temperature will remain constant till the water will freeze. After this temperature would fall again. सिंपल सी बात है, वही जो ग्राफ था पूरा वैसा ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, फिर फेज क्या हो गई, सेम हो गई, उसके बाद फिर लॉस हो गया, ठीक है। टेम्परेचर का लॉस हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे। चलो आगे, बहुत बढ़िया। अब देखो ये आपका होमवर्क है, अब आपका फाइनली टॉपिक खत्म हो रहा है बेटा। यहाँ पे ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये 5 बेटा फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपका होमवर्क है कि इन 5 को आपको फिल करना है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम यहाँ से बात करेंगे कि बेटा जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपने क्या क्या इसमें करे, ठीक है, कर लोगे। जैसे ये फिनोमेना लिखा है कि जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसमें जो टेम्परेचर का यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, तो ये सारे के सारे बच्चे होमवर्क है करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा होमवर्क और है, ये देखो बेटा यहाँ पर ये आपको फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही हैं कुछ, और यहाँ पर आपको उनके यूनिट्स दिख रहे हैं। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट से मिलाना है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रेशर, बेटा प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है। पास्कल कह लीजिए या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह लीजिए, दोनों एक ही होती है, ठीक है।
1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, पास्कल एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने नाम पे ही प्रेशर की यूनिट डाल दी पास्कल। और यहीं पे आपको आगे चल के फिर मैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स वो सब चीजें पढ़ाऊंगा, क्या चीजें होती हैं वो बाद की चीजें। ऐसे देख लो बेटा मास, तो मास किस में हो जाएगा बताओ, मास किस में होता है केजी। और आप जानते हैं इस दुनिया में मास जो है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो यहीं से आपका निकला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है बेटा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स क्यूबिक मीटर। बेटा क्यूबिक मीटर का मतलब मीटर क्यूब, समझ में आ रहा है। वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में। बेटा टेम्परेचर किस में होगा, टेम्परेचर सेल्सियस में भी होता है, केल्विन में भी होता है ना, फ़ारेनहाइट में भी होता है, रैंकाइन में भी होता है। चार यूनिट होती है टेम्परेचर की, याद रखिएगा। और क्या बच गया, डेंसिटी, तो बेटा एक बचा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जी हाँ, केजी पर मीटर क्यूब भी कह सकते हैं इसको। ओके, अपनी बेटा आज अबेकस की क्लास नहीं है? नो सर। चलो भाई भोग डालते हैं, समाप्ति हुई पहले टॉपिक की। ठीक है, तो आज हमने अपना एक टॉपिक फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका मोशन। ठीक है भैया, स्टार्ट करें। किसी को कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है बेटा, किसी को कुछ बोलना हो तो बोल लीजिए। आपके स्कूल में कुछ चल रहा हो तो आप बता सकते हो, कुछ क्वेरी हो मन में एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी। स्क्रीन हटी होगी थोड़ी देर के लिए, अभी आ जाएगी। यस सर, अभी आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। ओके सर। यार पीपीटी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पास में चलो बाद में ढूंढेंगे, अब पता नहीं पीपीटी दिख नहीं रही इस समय। नॉर्मल पढ़ते हैं, कोई नहीं। सर गूगल पे बुक भी खुल सकती है। बुक तो खुल सकती है, कोई नहीं, ऐसे पढ़ा देते हैं नॉर्मल, क्या जरूरत है। ओके सर। बनी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा रुको एक बार और चेक कर ले। बनी थी यार, मैंने पता नहीं कहाँ मैंने बनाई है पूरी प्रॉपर। क्लास 10 न्यू, ये क्या है, ये तो कोई पीपीटी है नहीं है। लग रहा है पता नहीं सेव नहीं करी, क्या हो गया, लगता है सेव ना करी हो मैंने। चलो कोई नहीं, ऐसे पढ़ते हैं। तो हम लोग एक व्हाइट बोर्ड उठा लेते हैं यहाँ से। चलो स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। चलो यस सर, दिख रही है। ओके बेटा, देखो यस सर। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है मोशन। क्या टॉपिक का नाम क्या है, मोशन। ठीक है, तो मोशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और अगर बात करें तो कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बेटा मोशन से बनते हैं ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि मोशन अगर आप समझते हो तभी आगे जाके जो आपका नया टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, हालांकि लॉज ऑफ मोशंस मैं आपको पहले ही पढ़ा दूंगा, बिकॉज मोशंस और लॉज ऑफ मोशंस ये दोनों हम साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके दो टॉपिक एक साथ चलेंगे।
दूसरी बात ये है कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एक अगला टॉपिक है जो आपका जब यूनिट 2 जब आप पढ़ोगे, यानी कि आपके जब ये वाले एग्जाम्स हो जाएंगे, उसका यूनिट 2 जब स्टार्ट होगा तो वहां पे आपको ग्रेविटेशन पूछा रहेगा। तो फिलहाल हम मोशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं और देख लेते हैं कुछ चीजों को, ठीक है। मोशन के ऊपर कुछ चीजों को बात कर रहे हैं। देखो सबसे बेटा पहले मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से 3 जो हमारे डेरिवेशन है, यहाँ से एक डेरिवेशन बेटा आपके पास जरूर आएगा। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है कि किसी फॉर्मूले को डिराइव करना, ठीक है। जैसे अगर आप जानते हो कि भाई जैसे सर आपको क्या पढ़ा रहे सर मैथ्स में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो चलो मान लो अगर कोई फॉर्मूला है कि y2 minus y1 equals to, ठीक है, ऐसा कुछ करके x2 minus x1, ठीक है, x minus x1, ये कुछ अगर फॉर्मूला है तो ये कोई फॉर्मूला कहीं ना कहीं से डिराइव हुआ होगा ना। जैसे एक फॉर्मूला होता है ना y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 within bracket x minus x1, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर अगर आप निकालना चाहते हो तो ये कुछ इस तरह की चीजें रहती हैं। तो ये सब फॉर्मूले कहीं ना कहीं से आए होंगे ना, बाकी आपको सर बेहतर बताएंगे कि ये सब चीजें आती हैं आपके एग्जाम में। तो अब आपको वही चीज समझनी है कि जब ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं तो इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैथमेटिशियन ने डिराइव करा होगा। तो वैसे ही बेटा हमारे फिजिक्स में मोशन टॉपिक के अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और वो तीनों फॉर्मूले क्या क्या हैं मैं एक बार लिख रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों के तीनों भी आपको याद करने हैं अभी के अभी। बेटा पहला होता है v equals to u plus at। पहला फॉर्मूला क्या है? v equals to u plus at। दूसरा है बेटा s equals to ut plus 1/2 as at square, ut plus half at square, ठीक है। और तीसरा क्या होता है बेटा? v v square square equals to u square plus 2as 2as, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे और यही तीनों में से एक का डेरिवेशन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ओके सर। नहीं करो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो पहला फॉर्मूला क्या था बेटा? v equals to u plus at, ये पहला था। दूसरा क्या था? s equals to ut plus half at square, ये बेटा ut है, ut plus half at square। तीसरा क्या है बेटा? v square equals to u square plus 2as, ठीक है बेटा। तो ये तीनों हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो इन तीनों फॉर्मूलों को हमें क्या करना होता है बेटा? डिराइव करना होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान से समझेंगे कि चीजें हैं क्या। देखो बेटा अगर हम बात करें कभी हमारे पास कुछ चीजें आएंगी, देखो डिस्टेंस तो आप जानते हो, डिस्टेंस मुझे आपको बताने की कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? अगर आप कभी कुछ मूवमेंट करते हो तो मतलब आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल करी है ना। जब भी आपका कोई एक नॉर्मल मूवमेंट है लीनियर डायरेक्शन में, याद रखिएगा मूवमेंट होगा वो भी किसमें? लीनियर डायरेक्शन में। हम फिजिक्स में लीनियर मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी लीनियर मोशन में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि हमने डिस्टेंस को ट्रैवल करा, ठीक है। लीनियर मोशन बेटा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये ऐसे भी हो सकता था और ये ऐसे, मतलब कि टेढ़ा भी जा सकते हो, ये भी क्या है? लीनियर मोशन है। मतलब जैसे आप मान के चलो कि आपकी डायरेक्शन होगी ना, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हाँ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जैसे ये नॉर्थ है ना, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो ये स्ट्रेट लाइन में तो आप मूवमेंट करोगे तो लीनियर है ही है। लेकिन अगर मान लो आप कभी ऐसे मूव कर गए तो वो भी लीनियर है। मान लो कल को आप ऐसे मूव कर गए वो भी लीनियर है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे कभी भी आप अगर मूव कर रहे हो तो दैट इज अ डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब चीजें क्या होती है, जैसे लीनियर मूवमेंट है, मोमेंटम है, ये सब चीजें बाद में देखेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद एक दूसरा टर्म जो होता है वो होती है बेटा स्पीड और वेलोसिटी। दूसरा टर्म क्या होता है बेटा? स्पीड और वेलोसिटी। अब आपको इन दोनों चीजों में भी आपको फर्क आना चाहिए। साथ ही साथ में बेटा एक टर्म होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं आपको ये जो 4 टर्म्स हैं पहले ये समझाने जा रहा हूँ कि ये चारों के चारों टर्म्स क्या होते हैं। तो आप ध्यान से समझेंगे बेटा सारे बच्चे। देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहला जो टर्म है वो है डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में आपको फर्क आना जरूरी है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज मैं बहुत जगह यूज करूंगा ये वर्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। बहुत जगह मैं यूज करूंगा वर्ड एक्सीलरेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो एक जगह मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट और एक जगह लिखा है मैंने बेटा डिस्टेंस। अब आप समझे ये दोनों चीजें क्या है, देखिए ध्यान से। मान लो बेटा ये मेरा घर था, ये जो मेरा घर है वो पॉइंट ए पे मेरा घर है। मैं ए से निकला और मैं नॉर्थ डायरेक्शन में गया, फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर। कितना गया बेटा? मैं 5 मीटर। फिर क्या हुआ? फिर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंच गया जो कि पॉइंट क्या बेटा? बी है। अब बी पॉइंट से मैंने ले लिया एक राइट, तो मैं यहाँ पर आ गया और मान लो राइट ले लिया मैंने 4 मीटर, यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या करा मैंने इस डायरेक्शन में एक मूवमेंट करी, वो भी 3 मीटर की, मैं यहाँ पर आ गया। फिर मैंने क्या करा? मैंने इस डायरेक्शन में एक मूवमेंट करी जो कि था बेटा एक तरह से मान लो 2 मीटर का।
फिर क्या हुआ, फिर मैं एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे आ गया, मैं इस पॉइंट पे आ गया मान लीजिए, ठीक है, और मैं यहाँ पर जब खड़ा हूँ तो मान लीजिए मैंने 3 मीटर फिर नीचे ट्रैवल करा, लाइक इस डायरेक्शन में, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं यहाँ पर इस मूवमेंट में वेस्ट में आकर यहाँ पर आके रुक गया किसी इस डायरेक्शन में, और यहाँ मान लीजिए मैंने फिर से 3 मीटर मूव कर लिया, और अब मैं इस पॉइंट पे आके रुका हुआ हूँ, जैसे ये पॉइंट बी था, ठीक है, जैसे ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट बेटा सी है, ये पॉइंट जो आप देख रहे हो ये वाला ये पॉइंट डी था मान लीजिए, ठीक है, ये जो पॉइंट देख रहे हो ये पॉइंट ई है, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ये पॉइंट क्या है बेटा एफ है, और ये पॉइंट जो आप देख रहे हो ये पॉइंट है जी। ये बात समझ में आ गई, सारे पॉइंट आपको क्लियर है ना, ए बी सी डी हर एक पॉइंट क्लियर है। अब यस सर। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन करूँ कि बेटा मुझे ये बता दो कि हमने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, सर 20 मीटर। हाँ, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो बेटा आपका काम होगा कि जितनी मूवमेंट हमने करी है आप सभी को जोड़ दें, जैसे 5 है, 4 है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 3 17, 17 और 3 20, यानी कि टोटल हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है बेटा वो कितने मीटर की करी है, 20 मीटर। 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी है। यहाँ पर आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, यस ठीक है। सर। अब अगर हम आगे से बात करें कि हमने एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट कितना करा, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो याद सर रखिएगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या कह रहे हो बेटा, सर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट में याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेटा जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यहाँ पे डिस्टेंस भी अगर आप यूज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बेटा ये बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब बिटवीन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, मतलब जहां से शुरू किए थे वो पोजीशन जो इनिशियल है और जहां पे एंड किए वो पोजीशन जो कि फाइनल है, इन दोनों के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से एक एग्जांपल और समझो, अभी मैं इसमें वापस आऊंगा, या फिर से समझो, मान लो बेटा कि मैं यहाँ पे खड़ा था, ये पॉइंट ए है, मैं यहाँ से किसी पॉइंट बी पे गया, ठीक है, फिर वहां से किसी पॉइंट सी पे गया, ठीक है, और उसके बाद मैं वहां से पॉइंट किसी डी पे गया, तो मैं यहाँ पर इस तरह से मूव करके आया, तो बेटा एक तो मेरे पास ये मैं 3 जगह से मूव करते आया, तो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी बेटा मेरे को शॉर्टेस्ट की बात नहीं करी गई थी, मुझे कह दिया गया आपका मन है जहाँ घूमना है, जैसे घूमना है, जिस रूट पे जाके जाना है वैसे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सब डिस्टेंस है। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मुझे बताओ क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ए से लेके डायरेक्ट डी, यस सर। क्या बताओ, ए से लेके डी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, यस सर है। हाँ, यस सर पक्का। याद रखिएगा बेटा कि ए से लेकर डी तक जो आप देख रहे हो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट, सुनो ध्यान से बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो होती है अभी हमने अनुज ने खुद ही बताया था कि सर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अब आप एक बात बताओ, मेरे पास पॉइंट एक बेटा ये पॉइंट है ए, मेरे पास एक पॉइंट है बी, मुझे प्लीज बताओ कि ए से बी तक अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो ये शॉर्टेस्ट होगी, या मैं ए से बी में ऐसे जाऊंगा तो ये शॉर्टेस्ट होगी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है, तो बेटा फर्स्ट शॉर्टेस्ट है कि सेकंड शॉर्टेस्ट है, सर सेकंड। फर्स्ट। सेकंड शॉर्टेस्ट, फर्स्ट। हाँ सर फर्स्ट शॉर्टेस्ट है, फर्स्ट, सेकंड कैसे शॉर्टेस्ट है, फर्स्ट शॉर्टेस्ट है भाई, यहाँ पर तो आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी ना बेटा, लीनियर जो आप देख रहे हो ए से बी ये फर्स्ट वाला है, ये जो लीनियर आप देख रहे हो ये फर्स्ट है, तो बेटा फर्स्ट में कम डिस्टेंस ट्रैवल होगी ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 नंबर वाला होगा, तो अगर 1 नंबर वाला है तो आप देखो बेटा ए से लेके डी तक ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट है या फिर ए से लेके डी तक ये डिस्प्लेसमेंट होगा, सर ब्लू लाइन वाला, ब्लू लाइन वाला, ब्लू लाइन वाला जो नंबर 1 मैंने करा है, बताओ आप समझ में आया कि ये डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं था, क्योंकि इससे भी एक कम डिस्टेंस पॉसिबल थी हमारे पास जो शॉर्टेस्ट है बेटा, अगर हमारे पास ए से लेके बी तक पहुंचने के लिए मान लीजिए कि ये सारे के सारे पाथ है, लेट्स से ये, ठीक है, एक मेरे पास ये पाथ है, एक मेरे पास ये पाथ है, तो इन चारों में जो सबसे मिनिमम है वो कौन सा है बेटा, सबसे पहले वाला, स्ट्रेट लाइन, तो मैं उसी को शॉर्टेस्ट बोलूंगा ना, और जब वही शॉर्टेस्ट है तो बेटा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट शो करेगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन शो कर रही है ना कि ये कर्व। ओके सर, क्लियर है? यस सर। अब आप देखो सर जो आपने फर्स्ट डायग्राम दिखाया था उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये जैसे ये पॉइंट है ना, मान लो अगर मैं मान लूं कि ये मेरा ए पॉइंट एकदम यहाँ पर है ना, एकदम इसके एकदम स्ट्रेट में, और ये डी है, तो बेटा सिंपल आप इसको मिला दो, ये रेड वाला यही डिस्प्लेसमेंट है, ओके सर, ठीक है, बस यही डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स इट, अगर आप सीधा मिला दोगे स्ट्रेट लाइन, ओके। डिस्प्लेसमेंट बेटा याद रखेंगे कभी भी कर्व में नहीं होता, ओके सर, ठीक है, कभी भी कर्व नहीं होगा, हमेशा क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। और सर डिस्टेंस कैसे भी हो, डिस्टेंस में ये रहता है बेटा, यूजुअली हम लीनियर डिस्टेंस की बात करते हैं,
जैसे मान लो कि ऐसे होगा ना कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ स्ट्रेट था, उसके बाद क्या हुआ, एक टर्न आया रोड के ऊपर, ठीक है, रोड एकदम टर्न वाली रोड है, जैसे मान के चलो जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गोल 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 सड़क जा रही होती है ना, ऐसे से जाते 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 जाते, तो हम क्या Yes, करेंगे, sir. हम एक तरह से वो रोड जो है भले सर्कुलर है लेकिन हमारा मूवमेंट तो लीनियर है, तभी Yes, sir. हर पॉइंट पे हमारा मोशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो Yes, चीज हो sir. जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि कर्व, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था, ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर। एक टर्म है बेटा वेलोसिटी, एक टर्म है स्पीड, ध्यान से देखें। मैंने कहा कि मैं अपने घर से निकला एक पॉइंट ए से, ठीक है, मेरा घर है पॉइंट ए पे, मैं वहां से जा रहा हूँ बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में, नहीं मैं वहां से जा रहा हूँ मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में गया और मैंने कह दिया कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या मैंने सही बात बोल दी? Yes, sir. बताइए। Yes, sir. तो बेटा मैंने गलत बात बोली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? डायरेक्शन वेलोसिटी में होती है। हाँ बिल्कुल, तो मैं स्पीड नहीं बोलूंगा बल्कि मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरी वेलोसिटी है। अब आप कुछ चीजों को ध्यान से देखिए, वेलोसिटी और स्पीड बेटा थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मतलब हम आपको कोई चीज डिफाइन नहीं करा सकते कि मतलब ये जो चीज है वो स्पीड ही है ना, और ये चीज जो है वो वेलोसिटी है, ऐसा नहीं है। कभी भी बेटा स्पीड को वेलोसिटी के टर्म में बोला जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि वेलोसिटी को आप डायरेक्शन हटा दें तो स्पीड के टर्म से बोल सकते हैं, है ना। ये आपको खुद समझना पड़ेगा क्वेश्चंस में कि आपको स्पीड के बारे में बात कही जा रही है, वेलोसिटी के बारे में बात कही जा रही है, समझ में आ रही बात? ये चीज आपको खुद देखनी पड़ेगी। जैसे अगर कभी मेरी कार चल रही है, मैंने बोला मेरी कार चल रही है, तो आप लोगों को बड़ा शौक है कार को एकदम तेजी में दौड़ाने का, आप जानते हो, आप चाहते हो कि कार बहुत स्पीड में चले, तो आप क्या बोलते हो, सर मेरी जो कार की स्पीड है ना इस समय वो 100 किलोमीटर पर आवर है, आप ये चीज बोलते हो क्या, सर मैं तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी ड्राइव करके आया। तो आपने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बोली, आपने ये नहीं कहा बेटा कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से गाड़ी को या कार को ड्राइव करके आया। क्यों नहीं कहा? कोई डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि कोई डायरेक्शन आपने बोली नहीं। सिंपल सी बात, आपने बस ये कह दिया कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाकर आया हूँ। अब आप गाड़ी चलाकर आए हो लेकिन उसमें आपने डायरेक्शन मेंशन नहीं करी। अगर आप ये कह दें कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन में गाड़ी चलाकर आया हूँ, तो मैं आपको तुरंत टोक देता वहां पे, क्योंकि मुझे फिजिक्स आती है। आपने ये बात बोली कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन में गाड़ी चलाकर आया हूँ, मैं आपको मना कर देता कि सर आप गलत कह रहे हो, आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं, वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में आए। तो बेटा वही कार थी, लेकिन कहने के नजरिए बदल गए, है ना। एक तरफ जब मैं डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करता, यानी कि जब मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूंगा, आप ये चीज पढ़ के आए हो बेटा, स्केलर और वेक्टर तो जानते हो ना? यस सर। बेटा स्केलर में जो होता है मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन बेटा डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे बेटा स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड में देखो आपने मैग्नीट्यूड तो दे दिया कि मेरी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं आ रहा था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कौन सी डायरेक्शन में आ रहे थे। तो मैग्नीट्यूड तो था लेकिन डायरेक्शन मिसिंग थी। लेकिन बेटा वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। हाँ, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मतलब दोनों की दोनों चीजें होंगी। क्लियर है? तो बेटा अगर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो हम क्या बात बोल सकते हैं कि हाँ यार ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहीं से एक बात समझ में आ गई बाबू कि स्पीड जो है वो तो स्केलर होता है, लेकिन बेटा जो वेलोसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर मतलब ये। हाँ जी सर, मुझे नहीं पता ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। क्या बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में? हाँ सर, स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी नहीं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती। आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारी बेटा वो दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है उसको हम कहते हैं स्केलर, ध्यान समझो बेटा भूमिका। एक होती है स्केलर, दूसरी क्या होती है बाबू? वेक्टर। ठीक है, याद रखो एक होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई भी मैथमेटिकल डाटा, दैट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, जैसे मैंने कहूं कि आपका वेट, अगर आपका वेट आज 40 kg है तो वो एक मैग्नीट्यूड आपके लिए, तो हमारा एक मैथमेटिकल डाटा मींस मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं
कि जैसे मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ बेटा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैंने कहा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बेटा ये 100 किलोमीटर पर आवर मेरे लिए क्या था, डाटा है। तो अगर डाटा है तो बेटा मतलब मैग्नीट्यूड है मेरे लिए। तो याद Yes, रखो बेटा स्केलर की खास बात ये होती है कि स्केलर में मैग्नीट्यूड तो होता है, क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन बेटा क्या नहीं होती, Direction. डायरेक्शन नहीं होती। याद रखो मैग्नीट्यूड तो होगा बेटा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में वो मैथमेटिकल डेटा यानी कि मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ में बेटा डायरेक्शन वो भी होगी। तो ये दोनों की दोनों चीजें जो होती हैं बेटा वो प्रेजेंट होती हैं वेक्टर क्वांटिटी में। फिलहाल इतनी बात समझ में आई कि स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, और वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। ये बताओ इतना क्लियर Yes, है बेटा? sir. Yes, sir. बेटा तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हाँ बेटा स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, आगे देखो। अब हमने कहा बेटा स्पीड, ठीक है, और हमने कहा यहाँ पे वेलोसिटी, ये दो बातें हमने लिख दी। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर मैं कभी ये कहूँ कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ड्राइव करके आया हूँ, तो ये बेटा मेरी क्या होगी, ये मेरी स्पीड है। क्यों? क्योंकि मैंने बस ये कहा कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने गाड़ी ड्राइव करी है। मैंने ये नहीं बताया कि मैं नॉर्थ में ड्राइव करके आया, या मैं ईस्ट में ड्राइव करके आया, या मैं साउथ में ड्राइव करके आया। भले मैंने करी होगी, भाई मैंने करी तो होगी ऑफ कोर्स, कभी नॉर्थ गया हूँ, कभी साउथ गया हूँ, कभी ऊपर नीचे, हर जगह मैं घूम घाम के आया हूँ, लेकिन मैंने आपको बताते समय डायरेक्शन को यूज नहीं करा। तो बेटा नहीं करा तो मैंने सिर्फ क्या यूज करा, डाटा यानी कि मैग्नीट्यूड। तो अगर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करा तो बेटा स्पीड को डिफाइन करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो इसलिए बेटा स्पीड कैसी क्वांटिटी है, Scalar. एक Scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी। भूमिका बेटा समझ में आया जी? लेकिन वहीं पे जरा हम बात करते हैं एक रॉकेट की। बेटा रॉकेट की बात करते हैं। जब आपने अर्थ से एक ये छोटी सी रॉकेट दिवाली वाला छोड़ा, तो मेरे को बताओ दिवाली वाला रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर की नीचे? ऊपर. कभी कभी नीचे भी चला जाता है। जब चलो नीचे की तरफ मुंह करे तब. हाँ, अरे नहीं नहीं, कभी कभी ऊपर चलाओ तो पता लगा ऐसे जोड़ के कहीं घर में घुस गया किसी के, है ना? देखो क्या। तो बेटा जब ये रॉकेट जाता है दिवाली वाला, तो जब आप इसको नीचे से इसको फायर लिट करते हो तो ये तुरंत कहाँ जाएगा, ऊपर. अब देखो बेटा स्केलर और वेक्टर में मतलब स्पीड और वेलोसिटी में एक बात और है, उसको भी समझो। हम हमेशा कार के लिए स्पीड वर्ड ही क्यों यूज करते हैं, है ना? कार के लिए हमेशा स्पीड वर्ड क्यों यूज करते हैं? अब देखो उसका एक मैं आपको और रीजन देता हूँ। देखो क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात अनुज ने कही है। बेटा कार जब आपने अपने घर से निकाली तो कभी आप राइट जा रहे हो, कभी आप लेफ्ट जा रहे हो, कभी आप नॉर्थ में जा रहे हो, कभी आप ऐसे बीच में जा रहे हो, कभी लाइक ऐसे जा रहे हो, कभी ऐसे जा रहे हो, कभी गोल गोल घूम रहे हो। तो मतलब कार की जो बेटा डायरेक्शन है चलते समय वो फिक्स नहीं होती, समझ रहे हो? तो इसलिए कार हो गई, ट्रेन हो गई, ठीक है, इन सभी के लिए हम कभी भी यूज क्या नहीं करते। जैसे प्लेन हो गया, प्लेन भी अगर आप चल रहा है सीधा तो हो सकता है कि मुड़ जाए, फिर कहीं और मुड़ के कैसे और हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि ये सारे के सारे जो ट्रांसपोर्टिंग आप व्हीकल्स देखते हो तो इन सभी की बेटा डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। जब ये चल रहे होंगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुड़ जाते हैं। तो जब डायरेक्शन बेटा फिक्स नहीं है ना, तो हमने फिजिक्स में एक ऐसी क्वांटिटी निकाल दी जिसमें हम बस ये बात करते हैं कि हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें स्पीड से मतलब है, सॉरी हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। तो कार हो गई, बस हो गई, स्कूटी, ट्रक, ये जितनी भी चीजें आज आप व्हीकल्स की फॉर्म में देखते हो बेटा ये सारे के सारे क्या हैं, स्पीड को बताते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप सबने स्कूटी चलाई होगी या आप सभी के घर में अगर कार है तो आपने देखा होगा बेटा आपके स्टीयरिंग के जस्ट सामने एक स्पीडोमीटर लगा होता है। यस सर। है ना? और वो स्पीडोमीटर का काम क्या है, ये बताना कि आपकी गाड़ी इस समय कितनी स्पीड पर है। बेटा उसको वेलोसिटोमीटर नहीं कहते, उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का टर्म ही नहीं है हमारे पास। यस सर। हमारा तो इसलिए स्पीडोमीटर बोला जाता है। अभी पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन बेटा जब हम रॉकेट की बात करेंगे तो जब रॉकेट को आप जलाते हो, मान लो मिसाइल है हमारी, जो ओरिजिनल मिसाइल्स होती है, ओरिजिनल जो रॉकेट्स होते हैं जो सैटेलाइट्स वगैरह को लेकर जाते हैं, कैरी करते हैं, ऊपर स्पेस में जाके छोड़ देते हैं, तो बेटा रॉकेट सीधा ऊपर जाता है ना? क्या बीच में ऐसा होगा कि रॉकेट ऐसे जा रहा है, अब रॉकेट का माना नहीं यार जरा थोड़ा इधर घूम के आते हैं, फिर इधर घूम के आते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा रॉकेट सीधा एक डायरेक्शन में यानी कि एक पाथ को फॉलो करता है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। तो जैसे ही डायरेक्शन फिक्स हो गई बेटा, और प्लस क्योंकि ऊपर जा रही तो उसके पास बेटा मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, है ना? और बेटा डायरेक्शन भी आपने फिक्स कर दिया है। इसीलिए हम हमेशा क्या बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट बोलते हैं, कभी भी स्पीड ऑफ रॉकेट नहीं बोलते।
समझ में आ रहा है? ओके सर, यस क्लियर सर, हो रहा है? तो जब डायरेक्शन sir. हमारी फिक्स है तो बेटा वहां पर हम वेलोसिटी के टर्म को यूज करेंगे, लेकिन अगर कभी मेरे पास स्पीड फिक्स नहीं है, मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो हम स्पीड यूज करेंगे। क्या ओके इतनी सर, चीजें क्लियर हुई? यस सर, भूमिका बताओ बेटा, समझ में आया? मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? अरे किसको मजा नहीं आया? ये कौन थी? किरण जी थी। है ना? मेरे ख्याल तो किरण जी थी। किरण जी थी तो पक्की बात है भूमिका भी होंगी हमारे पास। नहीं, अवनी है, यशवी है, अरे इनकी बेटी का क्या नाम था? भूमिका ही तो थी, भूमिका सोनी जी। Yes, sir. मम्मा थी ना? No, sir. नहीं थी? No, sir. कौन था फिर? अरे जल्दी बताओ कौन था? चलो कोई नहीं। बता दो। अच्छा कोई बता नहीं रहा मेरे ख्याल किरण जी की आवाज लगी मेरे को। चलो खैर कोई नहीं। अरे तुम लोगों को समझ में आया जितने आप प्रकट हो बैठे हुए यस सर, यस से मजाक चल रहा था। मजा चलो कोई आया, नहीं, छोड़ो मजा आया। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमको एक चीज पढ़नी है, वो है एक्सीलरेशन। क्या पढ़ना है? एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन, जी हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से सुनो। एक्सीलरेशन क्या होता है? अगर कभी भी बेटा वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, हमेशा ध्यान रखना। हम कभी भी एक्सीलरेशन की अगर बात करते हैं बेटा, तो एक्सीलरेशन दो जगह लगता है, या तो हमेशा एक्सीलरेशन नीचे लगता है, या तो एक्सीलरेशन हमेशा ऊपर, ठीक है। जैसे अर्थ हमें खींच रही है, तो अर्थ जो हमें खींच रही है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ खींच रही है ना? यस तो सर, अगर नीचे की तरफ खींच रही है बेटा, तो नीचे डायरेक्शन फिक्स है, और अगर डायरेक्शन फिक्स है तो हम स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की, स्पीड की, सर वेलोसिटी वेलोसिटी की, वेलोसिटी की, ठीक है। तो याद रखो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT का मतलब पता है क्या है? विद विद रिस्पेक्ट टू। रिस्पेक्ट टू टाइम। तो याद रखेंगे कि सर फिर ग्रेविटी वेलोसिटी में नहीं होता नहीं, है, ग्रेविटी ओके वेलोसिटी में नहीं है। ग्रेविटी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो एक ऐसा टर्म है जो कि वेक्टर है। ओके सर, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। और ओके सर, एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए वेलोसिटी का टर्म होना जरूरी है, ठीक है ना? मतलब ये मान यस के सर, चलो, ऐसा समझो कि मान लो कि T1 टाइम पे मेरी जो वेलोसिटी थी वो बेटा 50 मीटर्स थी पर सेकंड, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड थी। और T2 टाइम आते ही, ठीक है, जो मेरी वेलोसिटी थी बेटा वो हो गई 30 मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे समझो, रुको 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 रुको, और अच्छे समझाते हैं। सर ऐसा क्यों? है ना, बता दो रहे हैं। कार का एग्जांपल लेते हैं ना, एक बढ़िया सी कार बनाते हैं, फरारी टाइप। क्या बन रहा है? ट्रक बन रहा है, भावनाओं को समझे, ठीक है। ये इसका पीछे एग्जॉस्ट निकल रहा है। चलो, यहाँ पे बैठी है छोटी सी हमारी प्यारी अवनी। चलो अवनी गाड़ी चला रही है, अवनी गाड़ी चला ले तो बेटा। नो सर। चलो आज आप चलाओगे, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, मेरी बेटा मैंने गाड़ी को स्टार्ट करा, मान लो। अच्छा अभी हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पे जरा बात कर लेते हैं। जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट करा तो बेटा उस समय मेरी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? इनिशियल थी। और बेटा इनिशियल थी, और हम उसको इनिशियल स्पीड ना बोल के हमेशा क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, वो बोलते हैं, क्योंकि अगर मेरा व्हीकल रुका हुआ है तो अब मुझे पता है कि जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो मेरी गाड़ी आगे ही बढ़ेगी पहले, उसके बाद ही आप स्टीयरिंग का यूज करके उसको कहीं दाएं बाएं लेकर जाओगे या राइट लेफ्ट लेकर यस जाओगे। सर, इसलिए हम बेटा इनिशियल जो बोलते हैं तो वेलोसिटी बोलते हैं, इनिशियल स्पीड नहीं बोलते कभी भी, ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। और जब भी हम बेटा अपनी गाड़ी को रोकने जा रहे हैं तो भी आप दाएं बाएं नहीं रोकते हो, आप रोकोगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोकोगे, ठीक है ना? तो भी हम फाइनल फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी, बोलते हैं। तो इसीलिए Yes, sir. इनिशियल और फाइनल के लिए हमेशा वेलोसिटी टर्म यूज करते हैं, कभी भी स्पीड टर्म यूज नहीं करते। पहला पॉइंट क्लियर है? चलो, यस तो सर, बेटा इनिशियल वेलोसिटी आज के बाद फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा क्या होती है? यू। क्या होती है? यू, और बेटा फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? वी, वी, अभी हम इनके ऊपर जब डेरिवेशन करेंगे ना अगली वाली क्लास में, अगली क्लास Yes, में शायद sir. डेरिवेशन हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। अच्छा आप लोगों की क्लास में डेरिवेशन कराए गए हैं? बताओ अनुज बेटा, बताओ। यश सर मेरा तो एडमिशन ही नहीं हुआ। क्यों?
सर मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो पहले 8 तक था, अच्छा, रिजल्ट अभी तक आया नहीं और अब हॉलीडे पड़ गए, कौन से स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। अभी जब स्कूल खुल जाएंगे जब एडमिशन कराएंगे। अरे हो जाएगा, टेंशन ना लो। अनुज, क्लास में बेटा कुछ कराया गया है? यस सर। डेरिवेशन कराए गए हैं? यस सर। बेटा ग्राफ से कराए गए थे कि नॉर्मल? सर ग्राफ। ठीक है, तो हम भी ग्राफ से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल, बस वो एक के लिए बताया होगा मैम ने आपको, v = u + at के लिए। यस सर। उसके बाद तो s = ut + ½ at स्क्वायर, तो डायरेक्ट निकलते हैं फिर। उसके बाद फिर v² प्लस फर्स्ट से सेकंड निकालते हैं, सेकंड से थर्ड निकालते हैं, ठीक है? एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर दोगे, t की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा, बस ये रहता है। चलो क्या बाद में बात करेंगे अगली वाली क्लास में, इसको छोड़ो। हाँ, तो ये बात समझ में आई? यस सर। u और v वाली। अब देखो, मान लो कि मुझे गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट हो गए, तो आफ्टर 10 मिनट्स, इन 10 मिनट के पश्चात, 10 मिनट के पश्चात क्या हुआ? 10 मिनट के पश्चात ये हुआ कि मेरी गाड़ी आ गई थी 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, मीटर पर सेकंड की स्पीड में, ठीक है? 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड में आ गया था मैं, मान लो, ठीक है? लेकिन मैंने आपको ये कह दिया बेटा कि हमारी जो डायरेक्शन है वो सिर्फ हम नॉर्थ में जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ नॉर्थ में जा रहे हैं। तो अब आप कहोगे सर ये 80 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपने नॉर्थ कह दिया तो अब ये स्पीड नहीं रही, अब ये क्या हो गई? अब ये वेलोसिटी बन गई, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन दे दी। अब आप कहोगे सर इस समय 10 मिनट के बाद आप 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं बल्कि वेलोसिटी से गाड़ी चला रहे हो, ये तो बोलोगे आप? यस सर। अब आगे देखो, फिर क्या हुआ कि ठीक 15 मिनट के बाद, मतलब जब गाड़ी मैंने शुरू करी है, जैसे मान लो यहाँ से मैंने शुरू करी 0 से, तो 10 मिनट पे हम यहाँ आ गए और फाइनली 15 मिनट पे हम यहाँ पर आ गए। तो 15 मिनट के बाद क्या हुआ बेटा? 15 मिनट के बाद जो हमारी स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है? लेकिन क्योंकि मैं नॉर्थ में ही था तो मैं ये बोलूंगा कि अब मेरी वेलोसिटी हो गई है ना? ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी वेलोसिटी होगी, मैं यही तो बात बोलूंगा। भाई सीधी सी बात है कि 10 मिनट के बाद मेरी गाड़ी 80 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ठीक है? और मैंने कहा नॉर्थ में जा रही है तो ये वेलोसिटी है। और जब मैंने 15 मिनट के बाद देखा तो मेरी स्पीड बढ़ के हो गई थी 100 मीटर पर सेकंड। और ये भी क्योंकि मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए क्या है बेटा? वेलोसिटी है। अरे किस क्या बज रहा है ये? चलो ये भी क्या हो गया? मेरे लिए वेलोसिटी हो गई। अब आप समझो, अभी मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया बेटा, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या था उसको समझते हैं एक बार। एक्सीलरेशन जो था ACCELERATION, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, याद रखिए बेटा, हमेशा वेलोसिटी का टर्म लेना, कभी भी स्पीड ना ले लेना, गलती से गलत हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा यही क्या होता है? एक्सीलरेशन। यानी कि टाइम के साथ साथ अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन को फिक्स कर दूं तो मैं आपसे बोलूंगा कि टाइम के साथ साथ आप अपनी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ा रहे हो। तो बेटा वही चीज क्या होती है? एक्सीलरेशन। जब रॉकेट उड़ा, तो रॉकेट जब उड़ा है तो उसकी स्पीड कम होगी, सॉरी उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि अब डायरेक्शन सेम है ना, फिक्स है, तो वेलोसिटी कम होगी। लेकिन एक टाइम आएगा 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद और तेज से ज्यादा जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी बेटा? इंक्रीज हो रही होगी। तो यही जो इंक्रीज हो रही है ना, ये किसी पॉइंट के रेफरेंस में इंक्रीज हो रही होगी। भाई पहले 100 थी, फिर अगले ही सेकंड बढ़ के 120 हो गई, अगले ही सेकंड बढ़ के 150 हो गई। तो ये कंपैरिजन मैं कैसे कर पा रहा हूँ? जस्ट पिछले वाले पॉइंट से कर पा रहा हूँ। ये बात समझ आ रही है? तो वही चीज है बेटा। तो यहाँ पर हमारे केस में क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो आप देख रहे हो उसको समझो। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? देखो 10 मिनट के बाद मेरी वेलोसिटी 80 थी और 15 मिनट के बाद मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई? 100 हो गई। तो मेरी वेलोसिटी में चेंज कितने का हुआ? 20 मीटर पर सेकंड। बेटा वो भी कितने मिनट में हुआ? 5 मिनट्स। 5 मिनट में हुआ। क्या ये बात समझ पा रहे हो? 5 मिनट में मैंने 20 मीटर पर सेकंड का गेन ले लिया वेलोसिटी के अंदर। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ। तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं, कहाँ पे? इस फॉर्मूले में, तो चेंज इन वेलोसिटी बेटा मैं क्या लिख दूंगा? 20, है ना? 20 क्या बेटा? मीटर पर सेकंड। और बेटा टाइम कितना लगा मुझे ये चेंज करने में? 5 मिनट। 5 मिनट में नीचे लिख दूं, चल जाएगा? आज मैंने नीचे लिख दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 4। तो यानी कि ये 4 हो गया। अब आप देखो दूसरी चीज, मान लो हालांकि ये जो है मीटर सेकंड पर मिनट बन गया, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम ये मिनट हटा के फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सेकंड कर दें, क्योंकि हमें एमकेएस में बात करनी होती है ना, तो हम यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी चलने के 10 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी 80 थी,
और गाड़ी चलने के 15 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी 100 हो गई। तो मेरा वेलोसिटी चेंज कितना हुआ बेटा? 20 का। और कितने सेकंड में हुआ? 5 सेकंड। तो अब मैं नीचे ये 5 सेकंड लिख दूं, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर सेकंड अब से आप देखो, सेकंड कट जाएगा। सेकंड कटेगा नहीं, सेकंड नीचे आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ये लिखा हुआ है, ये देखो, मीटर अपॉन में सेकंड और होल अपॉन में सेकंड। तो जब ऐसी यूनिट बनती है ना, ये जब फ्रैक्शन बनता है तो ये सेकंड इसको मिलता है, ठीक है? ऐसे समझो। अगर कभी भी आपके पास p अपॉन में q और होल अपॉन में r है तो बेटा इसको सॉल्व करने में पता है क्या बनेगा? p अपॉन क्यू आर। समझ में आया? तो ये वही तो फॉर्म है। तो बेटा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। अब देखो ध्यान से क्या हुआ बेटा, एक्सीलरेशन की यूनिट आ गई क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो भी कितना? 4। तो मैं अगर बोलूं तो इस पूरे न्यूमेरिकल में मेरा एक्सीलरेशन क्या था? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? सर लेकिन अगर मिनट में होगा तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 60 का डिवाइड करो। थैंक यू सर। वो मैं इसलिए कर रहा था ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि ऊपर मीटर है, फिर सेकंड भी है और फिर मिनट भी है, तो भंगे हो जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने वहां पे सेकंड कर दिया इसलिए। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आपके में सेकंड आएगा, डोंट वरी। और अगर मिनट आएगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा एमकेएस फॉर्म में पहले, ठीक है? चलो, तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बेटा मेरा क्या है? एक्सीलरेशन है। तो अगर ये मेरा एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो हमने यहाँ से क्या बात सीखी कि अगर कभी भी मेरी वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, मेरी वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, तो बेटा एक बात कंफर्म है कि अगर चेंजेस होंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो होंगे। कि टाइम को रोक लोगे, बाउंड कर लोगे टाइम को, पकड़ लोगे टाइम को? कुछ नहीं, तो टाइम तो मूव कर ही रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, बस वही क्या हो गया? एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज। सर ये स्पीड वेलोसिटी बढ़ती क्यों है? वेलोसिटी बढ़ती क्यों है? क्योंकि आप एक्सीलरेशन कर रहे हो ना, सिंपल सी बात है। इसीलिए तो ये टर्म आया एक्सीलरेशन, आप खुद बढ़ा रहे हो ना, इसीलिए बोलते हैं, देखो जब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो क्या बोलते हैं? एक्सीलेटर। यस सर। एक्सीलेटर बोलते हैं ना? यस सर। वहीं से निकला बेटा, एक्सीलरेशन वहीं से आया। सर अगर हमको कभी गाड़ी की स्पीड की निकालनी हो तो उसे एक्सीलरेटर कहते हैं। गाड़ी की स्पीड निकालनी है तो स्पीडोमीटर है ना, स्पीडोमीटर बताएगा गाड़ी की स्पीड कितनी है। क्या पूछना चाह रहे हो? जैसे हमसे एक्सीलरेशन का पूछेंगे तो हम बोल देंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अगर एक्सीलरेटर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन एक चीज सर वही, एक चीज और ध्यान रखो, यश सुनो बेटा, अगर कभी एक्सीलरेशन बताओगे तो 2 पॉइंट के बीच में ही बता पाओगे, ठीक है? और उन दोनों पॉइंट, जैसे मान लो एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो बेटा पॉइंट ए पे आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, पॉइंट बी पे भी आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो चेंज हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है। कभी एक्सीलरेशन निकलेगा तो वो भी एक्सीलरेशन हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच निकाल सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिए। और कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि 4 बज गए हैं, क्लास होगी। सर कोई कुछ पूछ रहा है? थैंक यू सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर आपने कहा स्पीडोमीटर में स्पीड बताता है, तो ओडोमीटर क्या बताता है? ओडोमीटर, हाँ। ओडीओ बेटा देख लेंगे, पता नहीं। ओडोमीटर तो स्पीडोमीटर होता है स्पीड के लिए, तो ओडोमीटर देख लेंगे बेटा। ये गाड़ी में देखा है आपने? गाड़ी में सुना ओडोमीटर? मैंने 7th क्लास में पढ़ा था, शायद 7th या 8th में पढ़ा था। मेरा फोन जस्ट अ मिनट। द ओडोमीटर मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है। हाँ एक मिनट बेटा, रिवॉल्यूशंस को मेजर करने के लिए, ठीक है? रिवॉल्यूशंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर का यूज होता है। कितने टायर के रिवॉल्यूशंस हुए? कितने टायर के रिवॉल्यूशंस, ठीक है? हाँ, आप उसको स्पीड से कनेक्ट कर सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है? यस सर। बेसिकली जो माइलेज वगैरह होती है ना, वो वहीं से निकलती है। तो बाकी नेक्स्ट वाली क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी चीजें। क्लास को एंड करें, ठीक है? थैंक यू। YouTube पे मिल जाएगा लेक्चर, आराम से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा बेटा। थैंक यू। बाय सर। बाय सर। बाय। अच्छा एक चीज सुनो, अगली क्लास आपकी मंडे को होगी अब सीधा।